नमस्कार। अंतरिक्ष टेक्निकल एकेडमी बालाघाट में आपका स्वागत है। आज हम वैद्युत उपयंत्र के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? वैद्युत उपयंत्र के बारे में देखते हैं। उसके महत्वपूर्ण की पॉइंट कौन से महत्वपूर्ण जो एग्जाम में पूछे जाने वाले की पॉइंट या बिंदु होते हैं उसको देखते हैं। और किसकी बात कर रहे हैं? हम वैद्युत उपयंत्र की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट मतलब वो ऐसा यंत्र जो कोई भी राशि को मापने का काम करता है, मेजरमेंट करना। क्योंकि क्या है, इलेक्ट्रिकल की बहुत सारी राशियां होती है। सम एग्जाम्पल जैसे रेजिस्टेंस, करेंट, वोल्टेज, पावर फैक्टर, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रिएक्टेंस, ये सारी जितनी भी इलेक्ट्रिकल राशियां होती है उन राशियों को मेजरमेंट करने के लिए, क्या करने के लिए? मेजरमेंट करने के लिए, मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। याद रखना है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं? तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनके माध्यम से, ठीक है, ऐसे यंत्र जिसके माध्यम से हम कोई भी करेंट, वोल्टेज, प्रतिरोध इत्यादि को मेजर किया जाता है, मापा जाता है। क्योंकि क्या है, बहुत सारी राशियां होती हैं, इनको यदि नहीं मापा जाए तो उनके बारे में हमको पता नहीं रहेगा। और जब हम उनके बारे में, उनके परिमाण को अगर पता नहीं करेंगे, क्योंकि क्या है, वैद्युत राशियां जो हैं उनके परिमाण को मापना होता है, ठीक है। कुछ में एब्सोल्यूट राशियां होती है जिसमें मात्र दर्शाना होता है कि विद्युत उपस्थित है या नहीं, ठीक है। तो देखते हैं, वैद्युत उपयंत्र जो होते हैं वो उसको दो भागों में हमने डिवाइड कर दिए। कितने भागों में डिवाइड करेंगे? दो भागों में। पहला जो भाग है प्राथमिक उपयंत्र और दूसरा जो भाग है वो सेकेंडरी उपयंत्र, ठीक है। द्वितीयक उपयंत्र बोलते हैं दूसरे भाग को। पहले भाग को क्या बोलेंगे? प्राथमिक उपयंत्र। इसको एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट के नाम से भी जाना जाता है। प्राथमिक उपयंत्र को, प्राथमिक मापक यंत्र जो होते हैं वो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं, ठीक है। और द्वितीयक मापक यंत्र जो है वो क्या कहलाएंगे? सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। प्राथमिक मापक यंत्र को जो है कोई भी राशि को डायरेक्ट, मतलब ये है कि मापते नहीं, बस उसकी उपस्थिति का पता लगाते हैं। प्राथमिक मापक यंत्र जो है कोई भी राशि है या विद्युत की उपस्थिति का पता लगाता है। किसका पता लगाता है? कि विद्युत प्रेजेंट में है क्या नहीं, ठीक है। तो उसको बताता है कौन? प्राथमिक। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है। ये की पॉइंट है कि प्राथमिक मापक यंत्र जो है कोई भी विद्युत जो है उसकी उपस्थिति, प्रेजेंट की कंडीशन को बताएगा ये। फिर उसके बाद दूसरा देखते हैं हम द्वितीयक मापक यंत्र। जब भी हम द्वितीयक मापक यंत्र की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? द्वितीयक मापक यंत्र या सेकेंडरी। ये कोई भी राशि के परिमाण को बताने का काम करता है। किसको बताने का काम करता है? कोई भी राशि का जो परिमाण है उसको बताने का काम। दिशा से कोई लेना देना नहीं रहता, मात्र ये क्या बताएगा? परिमाण बताएगा। किससे क्या बताएगा? ये परिमाण, मतलब उसका मान, उसका एम्पलीट्यूड को दिखाने का काम करता है। द्वितीयक जो मापक यंत्र होता है, जब भी याद रखना है कि द्वितीयक मापक यंत्र जो होता है, ठीक है, वो इनडायरेक्टली क्या करता है? इनडायरेक्टली, डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं करता, ठीक है। वो जो है विद्युत जो राशि है उसको क्या करता है? कन्वर्ट करता है, टॉर्क बना के उसमें पॉइंटर के माध्यम से, मतलब या तो पॉइंटर होगा या तो डिजिटल डिस्प्ले के माध्यम से शो करेगा, ठीक है। तो द्वितीयक मापक यंत्र जो है इनडायरेक्टली कोई भी विद्युत राशियों को इनडायरेक्टली मेजर करने का काम करता है, उसे क्या बोलेंगे? द्वितीयक मापक यंत्र, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा, जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ? द्वितीयक मापक यंत्र को जो है दो भागों में बांट दिया गया है। कितने भागों में? दो भागों में इसको हम डिवाइड करके पढ़ेंगे, दो भाग में, ठीक है। पहला जो भाग है एनालॉग। एनालॉग की जब भी हम बात करते हैं, ठीक है, एनालॉग यंत्र की जनरली नाम सुने होंगे आपने। एनालॉग जो जितने भी यंत्र होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उपयंत्र होते हैं, ठीक है। तो इस एनालॉग उपयंत्र में क्या होगा? पॉइंटर जो होगा, क्या होता है इसमें मेन जो एनालॉग उपयंत्र में क्या होता है? पॉइंटर। किसी भी राशि के परिमाण को अगर मापना है तो उसके लिए पॉइंटर का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है? पॉइंटर। ऐसा मतलब ये है कि ये एक पॉइंटर होता है और इस पॉइंटर के माध्यम से ही क्या करता है? कोई भी राशि को क्या करता है? मापने का काम करता है, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे? एनालॉग। एनालॉग उपयंत्र में जो होगा जीरो से
1 2 3 4 5 इसका स्केलिंग होगी। एनालॉग उपयंत्र में क्या होगा, इसकी जो स्केलिंग होती है, इसमें एक स्केल होता है, क्या होता है, स्केल होता है, और स्केल में क्या करता है, पॉइंटर गति करता है। इस टाइप के ऐसा स्केल होगा और उसी स्केल में क्या करेगा, पॉइंटर मोमेंट करता है और हम उसके परिमाण को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एनालॉग उपयंत्र की मेन खासियत हो जाती है। यदि हम बात करते हैं डिजिटल उपयंत्र की, बात करते हैं किसकी बात करते हैं, डिजिटल उपयंत्र। और डिजिटल उपयंत्र क्या होता है, तो जिसमें 010101 बाइनरी कोड के माध्यम से जो भी कोई भी राशि, इलेक्ट्रिकल राशियों को मेजर किया जाता है। क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिकल राशियों को मापा जाता है 010101 के फॉर्म में। ठीक है, इसे डिजिटल उपयंत्र, डिजिटल उपयंत्र में बाइनरी कोड का उपयोग किया जाता है। कौन से कोड का उपयोग किया जाता है, बाइनरी कोड का उपयोग किया जाता है। ये चीज़ आपको डिजिटल उपयंत्र के बारे में ये चीज़ समझ आता है। ठीक है, और दूसरी बात क्या होता है, डिजिटल उपयंत्र जो है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये है कि एक्यूरेसी के साथ कोई भी राशि को मेजर करने का काम कर सकता है, वो डिजिटल उपयंत्र कहलाता है। ध्यान रखना है आपको, डिजिटल उपयंत्र जो एक्यूरेसी अगर देता है, परिशुद्धता कहते हैं, बहुत ज़्यादा परिशुद्ध अगर कोई यंत्र है तो डिजिटल उपयंत्र को माना जाता है। ठीक है, डिजिटल उपयंत्र को परिशुद्ध उपयंत्र के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे जो लॉसेस होते हैं, स्ट्रे लॉसेस, ठीक है, स्ट्रे मैग्नेटिक इफेक्ट ज़्यादा उतना प्रभावित नहीं करता जो डिजिटल उपयंत्र में अच्छा माना जाता है। लेकिन क्या अगर एनालॉग उपयंत्र की बात करते हैं तो इसमें जो है बहुत सारे लॉसेस इफेक्ट करते हैं। इसमें क्या क्या इफेक्ट करते हैं, तो इसमें जो भी लॉसेस, जैसे कि सम एग्जांपल स्ट्रे लॉसेस का प्रभाव बहुत ज़्यादा, यानी मैग्नेटिक स्ट्रे लॉसेस का जो है इफेक्ट बहुत ज़्यादा इसको देखने, कैपेसिटेंस इफेक्ट देखने को मिलता है, इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ देखने को मिलते हैं क्या, एनालॉग उपयंत्र में, क्योंकि इसमें पॉइंटर होता है और पॉइंटर को चलाना पड़ता है और अलग अलग मेथड से पॉइंटर को चलाया जाता है। ठीक है, या तो हम कोई भी जो पॉइंटर होता है जिसको सूचक कहा जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, पॉइंटर मतलब होता है सूचना देने का काम करता है, एम्पलीट्यूड में जाके वो सूचना देता है। ठीक है, अब बात करते हैं तो ये एनालॉग उपयंत्र है, ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के एनालॉग उपयंत्र होंगे। ठीक है, एक शून्य विक्षेपण उपयंत्र, मतलब नल डिफ्लेक्शन टाइप का होता है। क्या होता है, एक नल डिफ्लेक्शन टाइप का होता है, मतलब शून्य विक्षेपण उपयंत्र होता है। जैसे सम एग्जांपल, इसमें यह कोई भी राशि को मेजर करने के लिए ये क्या करता है, शून्य में जाके क्या हो जाता है, स्थिर अवस्था में आ जाता है और उसी स्थिर पोजीशन में पॉइंटर को हम देख लेते हैं कि यदि वो शून्य विक्षेप बता रहा है, मतलब ये है कि संतुलन को प्राप्त कर गया है और उससे कोई भी राशियों को हम, ये ब्रिज में उपयोग किया जाता है। जितने भी ब्रिजेस पढ़ेंगे हम आगे, ठीक है, तो उसमें सारे ब्रिजेस में इसका उपयोग किया है, नल डिफ्लेक्शन, शून्य विक्षेपण उपयंत्र। जैसे कि मान लो सम एग्जाम्पल अपन देखते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, केल्विन डबल ब्रिज, ये सारे जितने ब्रिजेस होते हैं वहाँ नल डिफ्लेक्शन उपयंत्र का उपयोग किया जाता है, जिसमें बीच में 0 होता है और 0 के, जैसे बीच में 0 होगा, 0 के लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो भी धारा या वोल्टेज के ये मतलब ये है कि वैल्यू रहेगा, और ये जो पॉइंटर है अगर बीच में आ जाता है, ठीक है, शून्य विक्षेपण यंत्र में पॉइंटर अगर जब भी बीच में है तो ब्रिज क्या हो जाता है, संतुलन हो जाता है और संतुलित हो जाता है, तो हम कोई भी राशियों को मेजर कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं विक्षेपण टाइप उपयंत्र। जब भी हम विक्षेपण टाइप उपयंत्र की बात करते हैं तो इसमें जो भी पॉइंटर लगा हुआ रहता है वो स्केल में गति करता है। कहाँ गति करता है, स्केल में। स्केल 2 टाइप का स्केल होता है। कितने टाइप का स्केल होता है, 2 टाइप का। एक रेखी स्केल होता है, ये एक होता है अरेखी स्केल। रेखी स्केल में जो ये लाइनें होती है स्केल की, जो ये मान वाले लाइनें होते हैं, ये क्या होगा, इनके बीच में सेम डिफरेंस होता है बहुत, मतलब ये है कि ये जो समान दूरी होती है उसे क्या बोला जाता है अपन, रेखी। रेखी मतलब समान दूरी, ये याद रखना। यदि ऐसा स्केल जिसमें स्टार्टिंग में पास पास लाइनें होती है, इस टाइप का इसका जो स्केल है वो पास पास होता है, और जैसे जैसे दूर जाता है स्केल तो
उसकी दूरियां बढ़ते रहती है उसे क्या बोला जाता है, अरेखीय स्केल कहा जाता है। ये चीज़ याद रखना है। दो तारीफ के तो विक्षेपण दो प्रकार का हम देखने को मिलता है वहाँ पे, ठीक है, एक रेखीय और अरेखीय स्केल विक्षेपण की बात करते हैं अपन तो, जो पॉइंटर की। फिर यदि हम बात करते हैं जब भी हम बात करते हैं इसमें, तो विक्षेपण टाइप उपयंत्र को तीन भागों में बांट दिया गया है। कितने भागों में? तीन भागों में बांट दिया गया है। पहला जो है सूचक उपयंत्र। सूचक उपयंत्र ऐसे यंत्र जिसमें क्या होगा, एक जो होगा मात्र क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक पॉइंटर होगा और पॉइंटर के माध्यम से हम क्या होगा, कोई भी रीडिंग को क्या करेंगे, पढ़ने का काम करेंगे, ठीक है। उसे क्या बोला जाएगा, सूचक उपयंत्र। सूचक उपयंत्र पॉइंटर होगा और एक स्केल होगा, और स्केल में जो भी रीडिंग आएगी उसको हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। अभिलेखन उपयंत्र, अगर इसे बोला जाता है रिकॉर्डिंग उपयंत्र बोलते हैं। रिकॉर्डिंग यानी कोई भी विद्युत से संबंधित राशियां हैं उसको मापने के लिए रिकॉर्डिंग करता है। ये रिकॉर्डिंग करना मतलब होता है ग्राफ पेपर पर जो स्याही का निशान छोड़ देता है। ये क्या करता है, कोई भी ग्राफ पेपर में स्याही का निशान छोड़ देगा, उसको रिकॉर्ड करके हमको राशियों को मेजर करके दे देगा, उसे क्या बोलेगा, रिकॉर्डिंग उपयंत्र के नाम से जाना जाता है। ये याद रखना है आपको। फिर तीसरा जो नंबर का जो उपयंत्र होता है, समाकलन उपयंत्र, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, और ये बहुत ज़्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो इंटीग्रेटिंग समाकल उपयंत्र, ये समाकल उपयंत्र कोई भी राशि को मापने के लिए समय का सहारा लेता है। किसका सहारा लेता है, समय का सहारा लेता है। उसे क्या बोला जाता है, इंटीग्रेटिंग उपयंत्र। समय के अनुसार कोई भी राशि को जब भी हम मेजर करते हैं उसे इंटीग्रेटिंग या समाकल उपयंत्र कहते हैं, ठीक है। तो ये आई होप कि ये पूरे जितने भी इंस्ट्रूमेंट के जो वर्गीकरण क्लासीफाई करे हैं वो आपको समझ आया हो। फिर उसके बाद हम देखते हैं प्राथमिक उपयंत्र, जो उसकी बनावट है वो कैसी होती है। तो जब भी हम बात करते हैं प्राथमिक टेंजेंट गैल्वेनोमीटर की, किसकी बात करते हैं, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर जो है उसमें इस टाइप की ऐसी रिंग रहती है, और यहाँ पे क्या होगा, ये आपको दिखा, पॉइंटर वाला जो भाग होगा, परमानेंट मैग्नेट, यहाँ पे बार मैग्नेट होता है जो कि क्या है, वो डिफ्लेक्ट करता है। डिफ्लेक्ट करता है मतलब ये है कि अगर उसको धारावाही चालक के पास लाते हैं, कोई भी धारावाही चालक के पास इस यंत्र को लाते हैं, तो ये मात्र क्या करता है, पॉइंटर विक्षेपण करने का काम करता है। इसका जो विक्षेपित होने लगता है कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, ये मान को नहीं पड़ता, मात्र ये उपस्थिति बताता है कि हाँ करंट यहाँ फ्लो हो रही है, ठीक है। जैसे कि क्योंकि क्या होता है, कोई भी जब भी कोई तार कंडक्टिंग वायर करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, जैसे मान लो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसमें करंट फ्लो हो रही है, अब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, हमको पता ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को हम ना तो देख सकते ना कुछ समझ सकते, वो तो अंदर फ्लो हो रहे हैं, कंडक्टर के अंदर फ्लो हो रहे हैं, वो तो दिखाई नहीं दे रहे। जैसा कोई पानी फ्लो होता है पाइप के अंदर, तो अंदर पानी बह रहा है, बाहर से पाइप से अपने को पानी दिखाई नहीं दे रहा है कि वो फ्लो हो रहा है कि नहीं, तो उसको महसूस करना होता है। तो ये क्या करता है, मात्र महसूस कर, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर ये क्या करता है, सेंस करता, महसूस कर लेता है कि यहाँ पे करंट, अगर करंट नहीं आएगी कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। इसके अंदर जो बार मैग्नेट होता है वो, उसमें कोई किसी प्रकार का डिफ्लेक्शन नहीं होगा, और डिफ्लेक्शन नहीं होगा समझ जाएंगे कि यहाँ पे कोई भी तार में, क्योंकि तार जो होता है वो इंसुलेटेड होता है, और बिना इंसुलेटेड तार भी होता है, ओपन वायर बोलते हैं जिसको, तो उसमें करंट फ्लो तो होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने के कारण, किसके फ्लो होने के कारण, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने के कारण करंट का फ्लोएशन तो होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स हमको दिखाई नहीं देते और हम उसके अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, गति कर रहे हैं, उसकी प्रेजेंट्स का पता लगाने के लिए हम क्या होता है, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। और टेंजेंट जब भी गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं तो उसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होता है वो टेन थीटा के समानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो टेन थीटा के, यानी कोण से विक्षेप कोण के, ठीक है, थीटा जो विक्षेप कोण है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है, ठीक है, यहाँ चीज़ याद रखना। या हम बात करेंगे H समान विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो उसमें बहने वाली धारा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जितनी ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा ये पॉइंटर डिफ्लेक्टिंग करेगा।
डिजिटल उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, यदि मान लो थीटा का मान यानी करंट का मान कम हो जाएगा तो ये पॉइंटर जो है बहुत ही मिनिमम डिफ्लेक्ट करेगा। ये चीज़ हमको याद रखना है। फिर उसके बाद हम देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट आपको बता रहा हूं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो हम उपयंत्र देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से उपयंत्र होते हैं, कौन सी कंट्रोलिंग होती है और कौन सी डैम्पिंग होती है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के जो उपयंत्र जब भी हम बनाते हैं, ठीक है, तो उपयंत्र के जो प्रकार होते हैं, कौन से उपयंत्र की बात करेंगे तो जो है मतलब ये है कि जो जिसमें पॉइंटर लगा हुआ रहता है, ठीक है, द्वितीयक उपयंत्र की बात करेंगे, ठीक है, और एनालॉग उपयंत्र की बात करेंगे। हम डिजिटल की बात नहीं करेंगे, ठीक है। एनालॉग उपयंत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो पहला जो है मूविंग आयरन प्रकार का उपयंत्र होता है। कौन सा उपयंत्र होता है, मूविंग आयरन प्रकार। यदि हम मूविंग आयरन की बात करते हैं तो मूविंग आयरन प्रकार का उपयंत्र में ध्यान रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है कि मूविंग आयरन में आयरन लोहे, आयरन मतलब होता है लोहा को घुमाया जाता है। किसको घुमाया जाता है, मूविंग आयरन, नाम से ही स्पष्ट है। इसमें क्या होता है, लोहा घूमता है और चुंबक जो होता है वो स्थिर होता है। इसे क्या बोला जाता है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलते हैं हम, मूविंग आयरन, नाम से स्पष्ट है। लोहे को घुमाना है, किसको घुमाना है, लोहे को घुमाना है, जिसे पॉइंटर गति करवाना है, ठीक है। तो मूविंग आयरन यंत्र में जो पॉइंटर को चलाने के लिए लोहे को घुमाना होता है। लोहा क्या होगा, तो स्पिंडल होगा। जैसे मोटर होती है, मोटर में बीच में रोटर होता है, ठीक है, बीच में क्या रहेगा, एक रोटर होगा, ठीक है। इंडक्शन मोटर में देख ले होगे आप, जनरली जानते हो कि इंडक्शन मोटर में क्या होता है, एनएस पोल होते हैं। एनएस पोल के बीच में क्या होता है, ये रोटर गति करता है, ठीक है। ये स्क्वायरल केस प्रकार का रोटर होता है, तो ये लोहे का बना होता है। तो कुल मिला के ये समय मूविंग आयरन उपयंत्र जो होगा वो क्या होगा, वो क्या एक प्रकार का मतलब एसी मोटर के सिद्धांत पे काम करेगा। किसके सिद्धांत पे काम करेगा, एसी मोटर जैसे काम करेगा। मोटर में रोटर को घुमाते हैं, घुमाएंगे तो उसी से पॉइंटर लगा देंगे, कनेक्ट कर देंगे इस टाइप से, तो ये पॉइंटर स्केल में क्या करेगा, गति करने लगेगा। उसे मूविंग आयरन उपयंत्र बोलेंगे। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। और मूविंग आयरन दो प्रकार का उपयंत्र होता है। मूविंग आयरन एक होगा आकर्षण प्रकार और एक होता है प्रतिकर्षण प्रकार। आकर्षण प्रकार और प्रतिकर्षण, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। फिर उसके बाद देखते हैं दूसरा उपयंत्र की बात करेंगे। दूसरा सूचक उपयंत्र की बात करेंगे हम, जिसमें पॉइंटर लगा हुआ रहता है, जिसमें परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल उपयंत्र बोला जाता है। कौन सा, परमानेंट मैग्नेट मूविंग, जिसमें क्या होगा, मैग्नेट कुंडली घूमती है। ध्यान रखना, कुंडली घूमती मतलब यह है कि कुंडली को चलाया जाता है और क्या करते हैं, मैग्नेट या चुंबक को स्थिर रखा जाता है, इसमें कुंडली घुमाया जाता है। ध्यान रखना ये चीज़ है ना। ये जो है डीसी मोटर के सिद्धांत पे काम करेगा। किसके सिद्धांत जैसे, डीसी मोटर जैसी। इसकी जो कंस्ट्रक्शन होगा डीसी मोटर जैसे होगा, जिसमें आर्मेचर होता है एक, ठीक है। जो रोटर की जगह क्या होगा, यहाँ पे बीच में आर्मेचर, वाइंडिंग वाला आर्मेचर होगा, ये याद रखना। एनएस चुंबकीय क्षेत्र होगा और पॉइंटर स्पिंडल से लगा दिया जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर अगर हम बात करते हैं तो उष्मीय उपयंत्र, किसकी बात करते हैं, उष्मीय उपयंत्र की बात करते हैं तो हॉट वायर उपयंत्र होता है, जिसमें और एक होता है थर्मोकपल, ठीक है। सीबेक प्रभाव के सिद्धांत पे काम करता है और ये उष्मा के सिद्धांत पे काम करता है, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट में मेन जो होता है उसमें क्या होगा, वायर को गर्म करते हैं, गर्म करने से क्या होगा, उसमें प्रसार और संकुचन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वायर जो होता है वहाँ पे पॉइंटर गति करता है। तो ये हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आता है। थर्मोकपल में क्या होता है, दो अलग अलग पदार्थ के हम क्या मतलब ये है कि जोड़े वो कंडक्टर लेते हैं और उनके दो संधि स्थल बना दिया जाता है। एक को गर्म संधि स्थल में रखते हैं, एक को ठंडी स्थल में। इस टाइप का ऐसा एक मतलब ये है कि दो वायर रहते हैं, इसके दो संधि ऐसा बनाएंगे, एक गर्म संधि बनाएंगे, संधि मतलब जॉइंट, दो वायर को ऐसा। ये लेकिन अलग अलग ये तार होंगे, ये तार जो होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग पदार्थ के होंगे, ठीक है। जैसे ये मान लो सम एग्जाम्पल क्या होगा, एक अगर ब्रास का होगा तो एक होगा कॉपर का। ऐसा मतलब ये कि अलग अलग पदार्थ के रहेंगे और इनके दो संधियों को आपस में क्या करेंगे, दो धातुओं को जोड़ देंगे। उससे क्या होगा, मतलब ये है कि उससे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होगा, जिसकी चलते क्या होगा, पॉइंटर मतलब ये है कि डिफ्लेक्ट करेगा। तो इसे ये थर्मोकपल यंत्र के अंतर्गत आ जाएगा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यंत्र। उच्च वोल्टेज को मापने के लिए,
ध्यान रखना है, उच्च वोल्टेज को मापने के लिए, हाई वोल्टेज को मापने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक उपयंत्र का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये याद रखना है आपको, ठीक है। ये कैपेसिटर के सिद्धांत पे काम करेगा, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। कैपेसिटर के, ये कैपेसिटर जैसे काम करता है, ध्यान रखना है कैपेसिटर के सिद्धांत पे। एक होता है इंडक्शन, इंडक्शन मतलब प्रेरण के सिद्धांत पे काम करने वाला प्रेरण उपयंत्र कहलाता है ये, ठीक है। और एक होता है रेक्टिफायर उपयंत्र, ये तो आप जानते ही हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, इन जो जितने भी उपयंत्र हैं उनमें कौन कौन सी कंट्रोलिंग होती है और कौन कौन सी डैम्पिंग होती है। कंट्रोलिंग का मतलब होता है कोई भी पॉइंटर को, ठीक है, कोई भी पॉइंटर को जब तक के, मतलब ये है कि अगर मैक्सिमम मान तक के जाएगा और उसके बाद उसको रिटर्न भी तो आना है, जीरो में आना है। यदि मान लो वो अगर उसको मतलब सप्लाई देंगे हम, किसी भी मतलब ये है कि कोई भी उपयंत्र है उसको सप्लाई देंगे तो वो पॉइंटर जो है मैक्सिमम तक के जाएगा और उसके बाद उसको जीरो तक के नहीं लाएंगे तो फिर बार मतलब ये सेकेंड बार रीडिंग कैसे पड़ेगा। इसलिए क्या होगा कि हम कंट्रोलिंग लगाना बहुत आवश्यक हो जाता है, ठीक है। कंट्रोलिंग लगाना मतलब ये है कि जैसे ही मान लो कोई भी गाड़ी होती है तो गाड़ी में रोकने के लिए, उसको गाड़ी को रोकने के लिए कंट्रोलिंग अपन यूज करते हैं ना, ठीक है। तो उसी प्रकार क्या होता है, कंट्रोलिंग इस उपयंत्र में यूज करते हैं। अब देखते हैं मूविंग आयरन यंत्र में जो कंट्रोलिंग होती है, स्प्रिंग कंट्रोल का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, स्प्रिंग। मूविंग आयरन की जब भी अगर बात करता है तो वो स्प्रिंग कंट्रोल, ठीक है। अगर उसमें डैम्पिंग कौन सी होती है तो वायु घर्षण डैम्पिंग, एयर डैम्पिंग का यूज किया जाता है, ये याद रखना, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर उसके बाद होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल यंत्र। इसमें अगर बात करते हैं तो इसमें स्प्रिंग का यूज किया जाता है, परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। स्प्रिंग का यूज करेंगे और भंवर धारा का जो है यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, भंवर धारा प्रभाव का यूज करेंगे इसमें डैम्पिंग के लिए। डैम्पिंग क्या होता है, तो यदि कोई पॉइंटर अपनी ही जगह में क्या करता है, ऑसिलेट करता है, दोलन करता है, तो उसको स्थिर रखने के लिए, पॉइंटर अपनी ही जगह में आगे पीछे होने लगता है, उसको स्थिर करने के लिए ताकि रीडिंग सही पड़ सके, इसलिए डैम्पिंग का सहारा लेना होता है, ठीक है। तो यदि आपको बोलता है कि परमानेंट मूविंग कॉइल में कौन सी कंट्रोलिंग होती है तो स्प्रिंग, और डैम्पिंग कौन सी होती है तो भंवर धारा, ठीक है। भंवर धारा के सिद्धांत पे डैम्पिंग कराएंगे। हार्ट वायर, अगर उसमें उपयंत्र की बात करते हैं तो हार्ट वायर यंत्र में क्या होगा, इसमें जो होगा ये चीज़ आपको याद रखना है कि स्प्रिंग कंट्रोल होगा। हार्ट वायर यंत्र में कौन सा कंट्रोलिंग होगी, स्प्रिंग कंट्रोल। थर्मोकपल यंत्र में कौन सी कंट्रोलिंग होगी, स्प्रिंग कंट्रोल, ठीक है। यदि डैम्पिंग की बात करता है तो हार्ट वायर यंत्र में भंवर धारा डैम्पिंग, थर्मोकपल में क्या होगा, भंवर धारा ही डैम्पिंग का सहारा लेना पड़ेगा। यदि हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक उपयंत्र की बात करते हैं तो इसमें भी स्प्रिंग कंट्रोल सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। कंट्रोलिंग क्या होती है, स्प्रिंग कंट्रोल, ठीक है। और जब भी हम बात करते हैं इसमें डैम्पिंग की तो इसमें होता है फ्लूइड डैम्पिंग का यूज किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यंत्र में फ्लूइड डैम्पिंग। अगर इंडक्शन की बात करता है तो ब्रेक मैग्नेट का यूज किया जाता है इसमें, ठीक है। किसका यूज किया जाता है कंट्रोलिंग के लिए, ब्रेक मैग्नेट और भंवर धारा, ठीक है। इंडक्शन टाइप जो वाट मीटर, एनर्जी मीटर वगैरह बनाते हैं, आपके घरों में भी एनर्जी मीटर होंगे। इंडक्शन टाइप पहले होते थे, आजकल डिजिटल आने लगे हैं, इसलिए उसका काम खत्म हो चुका है। अब उसके बाद रेक्टिफायर की बात करते हैं तो रेक्टिफायर उपयंत्र में स्प्रिंग का यूज और भंवर धारा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा याद रखना कि जो स्प्रिंग कंट्रोल सबसे ज़्यादा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो ये सभी में क्या होता है, स्प्रिंग कंट्रोल, मूविंग और परमानेंट मूविंग आयरन मूविंग कॉइल, और जो हार्ट वायर, थर्मोकपल, ये सब में क्या है स्प्रिंग, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्प्रिंग, रेक्टिफायर में स्प्रिंग, बाकी मात्र इंडक्शन टाइप में उसमें ब्रेक मैग्नेट का यूज किया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, इसमें मतलब अलग अलग टाइप के जो यंत्र हैं, जैसे मूविंग कॉइल यंत्र है, डायनेमोमीटर और मूविंग आयरन, ये सभी के मतलब ये है कि उसके मेन जो है की पॉइंट देखते हैं हम। सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट क्या होते हैं, तो यदि आपको संरचना पूछता है, यदि मान लो संरचना के बारे में, पहला की पॉइंट क्या है, संरचना। संरचना की जब भी अगर बात करता है तो ध्यान रखना है कि मूविंग कॉइल जो यंत्र होता है, ठीक, मूविंग कॉइल यंत्र में जिसमें क्या होता है, कॉइल घूमती है और चुंबक स्थिर रहता है, ये याद रखना। इसमें जो होता है, इसकी संरचना जो होती है वो डेलिकेटेड होती है, इसकी भी डेलिकेटेड होती है और ये सरल होती है। मतलब डेलिकेटेड मतलब ये कठिन संरचना होती है इसकी। कैसी होती है, कठिन संरचना, इसकी भी कठिन। डायनोमीटर टाइप के यंत्र में भी ध्यान रखना है, इसमें 2 स्थिर कॉइल होती है और एक चल गतिशील कॉइल होती है। गतिशील कॉइल को कहाँ लगाया जाता है, तो रोटर में लगाया जाता है जो घूमती है, ठीक है। और स्थिर कॉइल जो होती है वो स्थिर रहती है, 2, है ना। ये चीज़ याद रखना है डायनोमीटर यंत्र में, है ना। डायनोमीटर यंत्र में ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर अगर लागत की बात करेंगे, इसकी जो कीमत है, जब आप खरीद के लाते हो तो ये थोड़ा महंगा आएगा, कॉस्टली आएगा,
ठीक है, अति उच्च सबसे ज़्यादा महंगा मूविंग कॉइल यंत्र आता है। ठीक है, ध्यान रखना। दूसरा जो होता है उच्चम, मतलब ये है कि थोड़ा कम महंगा जो आता है वो उससे मतलब ये मूविंग कॉइल से तो ये थोड़ा सस्ता आता है डायनेमोमीटर, और सबसे कम जो कीमत का होता है मूविंग आयरन। यदि हम खपत की बात, शक्ति की खपत की बात करेंगे, खपत मतलब होता है वो जो एनर्जी की खपत करने लगता है। ठीक है, जो कोई काम का नहीं है, वेस्ट में जाती है वो एनर्जी, मात्र मेजर करना है, मेजर करते ही मतलब बहुत सारी ऊर्जा नष्ट होने लगती है हमारी। ठीक है, तो उसको बचाने मतलब ये कि बहुत सारे उपाय करना होता है। तो शक्ति की खपत बढ़ने अति कम, यानी सबसे कम शक्ति की मूविंग कॉइल यंत्र। यदि आपको पूछा जाता है कि सब इनमें से कौन से यंत्र में सबसे कम शक्ति की खपत होती है, तो मूविंग कॉइल यंत्र की बात करेंगे हम, है ना। ठीक है, और डायनेमोमीटर में उच्च शक्ति खपत करता है, और मतलब ये है कि डायनेमोमीटर से थोड़ा सा कम करता है कौन, तो मूविंग आयरन यंत्र। ये चीज़ें पैमाना की बात करेंगे, ये आईएमपी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मूविंग कॉइल यंत्र में पैमाना कैसा होता है। पैमाना मतलब ये तो है स्केल। ठीक है, स्केल की बात करता है। डायनेमोमीटर और मूविंग आयरन में एक स्केल कैसा होता है, तो पैमाने की जब भी हम बात करते हैं तो ध्यान रखना है कि रेखी स्केल होता है। रेखी मतलब एक समान स्केल होता है इसका। ठीक है, ये चीज़। और जब भी हम बात करते हैं डायनेमोमीटर में, तो इसका जो है वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर के लिए रेखी होता है। रेखी अरेखी दोनों होता है डायनेमोमीटर में, ये चीज़ याद रखना। रेखी किसके लिए होगा, तो वाट मीटर के लिए रेखी होगा, और वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर के लिए अरेखी होगा। तो ये दोनों इसमें लगा के आ जाना है। डायनेमोमीटर टाइप यंत्र में पैमाना कैसा होता है, तो रेखी अरेखी दोनों प्रकार से लगा के आ जाना है। फिर उसके बाद मूविंग आयरन यंत्र जो का पैमाना कैसा होता है, अरेखी होता है। कैसा होता है, अरेखी टाइप का होता है। बलागुण भार की बात है, टॉर्क और भार अनुपात की बात कर रहा है, बहुत महत्वपूर्ण। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि मूविंग कॉइल यंत्र में जो है बलागुण भार अनुपात कैसा होता है, डायनेमोमीटर टाइप यंत्र में बलागुण भार अनुपात कैसा होता है। तो ये सारी चीज़ पूछा जाता है। तो बल आगुण यानी टॉर्क और लोड, टॉर्क लोड जो अनुपात होता है, ये इसी को बोला जाता है, हम क्या बोला जाता है, सुग्राहिता भी बोलते हैं। सुग्राहिता बराबर होता है बल आघूर्ण बटे भार होता है। क्या होता है, बल आघूर्ण बटे भार होता है। ये सुग्राहिता के बराबर होता है। जितना कम भार होगा उतनी ज़्यादा सुग्राहिता होगी, और जितना अधिक भार होगा उतना कम सुग्राहिता होगा। ये टॉर्क जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छी सुग्राहिता होगी, और टॉर्क जितना कम होगा सुग्राहिता, क्योंकि जो मतलब सुग्राहिता टॉर्क के समानुपाती होता है, भार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान रखना है, टॉर्क के समानुपाती होगा सुग्राहिता। ठीक है, और बलागुण भार अनुपात की बात करते हैं तो इसका जो है मूविंग कॉइल यंत्र की बात करते हैं, तो मूविंग कॉइल जो यंत्र में जो होता है इसका उच्च देखने को मिलता है। ठीक है, और डायनेमोमीटर टाइप यंत्र में निम्न उसका बलागुण भार अनुपात देखने को मिलता है। ठीक है, और डायनेमोमीटर प्रकार की अपेक्षा अधिक जो होता है वो किसका होता है, मूविंग आयरन। इसका जो मतलब ये कि बलागुण भार अनुपात जो होता है वो इसकी तुलना में, डायनेमोमीटर की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। सबसे कम अगर किसी बात कर रहा है तो निम्न किसका होता है, तो डायनेमोमीटर टाइप का। फिर ठीक है, फिर उसके बाद यूज, उपयोग किसके लिए करते हैं, तो मूविंग कॉइल का जो उपयोग करते हैं मात्र डीसी के लिए करते हैं। ध्यान रखना है, मूविंग कॉइल के यंत्र का ये आईएमपी रहने वाला है इसका उपयोग के बारे में। फिर डायनेमोमीटर एसी डीसी दोनों के लिए उपयोग कर सकते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, मूविंग आयरन यंत्र का उपयोग भी एसी डीसी दोनों के लिए कर सकते हैं। तो ये आईएमपी बहुत ही वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रे प्रभाव, यानी चुंबकीय फील्ड स्ट्रे प्रभाव बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो मूविंग आयरन में, मूविंग कॉइल में कोई नहीं होता, इसमें नहीं होता है, इसमें प्रभावित होता है और इसमें भी होता है। ठीक है, स्ट्रे चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव जो होता है डायनेमोमीटर टाइप में भी होता है और मूविंग आयरन यंत्र में भी होता है, लेकिन मूविंग कॉइल में नहीं होता ये। ठीक है, फिर उसके बाद उपयोग की बात करते हैं तो मूविंग कॉइल यंत्र का अमीटर वोल्टमीटर बना सकते हैं। ठीक है, क्या बना सकते हैं, अमीटर और वोल्टमीटर बना सकते हैं। डायनेमोमीटर टाइप यंत्र को जो है सामान्य वाट मीटर बनाने के लिए उपयोग करते हैं। क्या करने के लिए, वाट मीटर या फ्रीक्वेंसी मीटर बनाने के लिए यूज कर सकते हैं इसका, ना, डायनेमोमीटर टाइप का। अगर बात करता है मूविंग आयरन यंत्र की बात करता है तो वोल्टमीटर अमीटर बनाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं परिशुद्धता, एक्यूरेसी की। तो इसकी सबसे ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग कौन पड़ता है, तो मूविंग कॉइल, है ना, क्योंकि इसमें लॉसेस कम होते हैं और ये बहुत अच्छी परिशुद्धता से करता है। और जो है ये बहुत ही रीडिंग को जो इसकी परिशुद्धता बहुत ही कमज़ोर होती है, पुअर होती है। ठीक है, और ये मतलब ये है कि मध्यम पर्याप्त
मान की होती है। संवेदनशीलता की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर कोई सुगराई है, कौन सा यंत्र है, तो उच्च जो होती है वो किसकी, मूविंग कॉइल की होती है सुगराहिता ज़्यादा। ठीक है, फिर सबसे कम सुगराहिता अगर बोलता है तो डायनोमीटर टाइप की होती है, और ये चीज़ जो मध्यम टाइप का, ये मान पर्याप्त मतलब होता है यहाँ पे मध्यम से रिलेटेड है। फिर उसके नियंत्रण के प्रकार, तो मूविंग कॉइल में मैंने अभी बताया, रिसेंटली आपको बताया था स्प्रिंग, डायनेमिक टाइम में स्प्रिंग की कंट्रोलिंग होगी, और जो मूविंग आयरन में जो होगा स्प्रिंग या गुरुत्व नियंत्रण, ये दोनों का उपयोग कर सकते हैं मूविंग आयरन में। ठीक है, फिर यदि डैम्पिंग के ये इसमें भंवर धारा होगी मूविंग कॉइल में, और इसमें वायु घर्षण होगी, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग होगी, और इसमें भी एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग ज़्यादातर उपयोग में किया जाता है। ये इसके महत्वपूर्ण की पॉइंट है, पूरे 12 महत्वपूर्ण की पॉइंट आपको याद रखना है। बहुत ही ज़्यादा एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा ये पूरे की पॉइंट आपको पूछे जाएंगे कभी ना कभी, मतलब ये है कि कोई ना कोई एग्जाम में तो ये पूछे ही जाते हैं, और लाइन में इनकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा ये की पॉइंट महत्वपूर्ण होने वाले हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं प्रतिरोध मापने के मतलब प्रकार है, कितने प्रकार से प्रतिरोध को मेजरमेंट किया जा सकता है। तो जब भी हम प्रतिरोध की बात करते हैं तो निम्न प्रतिरोध मापन और मध्यम मापन और उच्च प्रतिरोधन मापन में कौन कौन सी मेथड का उपयोग है। यदि निम्न प्रतिरोधन मापन की तो 1 ओम से कम, 1 ओम से आर्मेचर का प्रतिरोध होता है 1 ओम से कम होता है, ध्यान रखना है। जैसे कि सम एग्जाम्पल, कोई भी तार कंडक्टर है, कंडक्टर का प्रतिरोध मेजरमेंट करना है तो 1 ओम से कम होगा। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं निम्न प्रतिरोध मेजर, निम्न प्रतिरोध मेजर मतलब जनरली आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई हो जाता है तो आर्मेचर, आर्मेचर का प्रतिरोध 1 ओम से कम रहता है, इसलिए उसका प्रतिरोध को मेजर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आर्मेचर के प्रतिरोध को कम नहीं करोगे तो वो क्या करेगा, लॉसेस बढ़ाने लगेगा, बहुत ज़्यादा ड्रॉप करने लगेगा। ठीक है, इसलिए क्या होगा कि उसके प्रतिरोध को 1 ओम से कम ही रखा जाता है, और उसके प्रतिरोध को मेजरमेंट करना है, 1 ओम से कम के प्रतिरोध को मेजर करना है तो अमीटर वोल्ट मीटर, यानी कि सिंपली है एक अमीटर सीरीज में लगा देना है, वो वोल्ट मीटर सीरीज में लगा देना है। जैसे मान लो सम एग्जाम्पल, एक कोई मोटर है, डीसी मोटर है, डीसी मोटर में एम्पियर मीटर सीरीज में लगा देंगे। ठीक है, पॉजिटिव वायर के वोल्ट मीटर पॉजिटिव निगेटिव दोनों वायर के पैरेलल में लगा देंगे, तो ये क्या होगा, मेजर करके ये अपनी रीडिंग देगा, ये अपनी रीडिंग, फिर R बराबर V/I का फार्मूला लगा के सीधा मेजर कर दिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद विभव मापी विधि से का भी सहारा, दिश धारा विभव मापी विधि का भी उपयोग करके हम मतलब ये है कि निम्न प्रतिरोध माप, केल्विन डबल ब्रिज सबसे ज़्यादा अगर कोई एक्यूरेसी के साथ मेजर करता है तो केल्विन डबल ब्रिज। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है केल्विन। अगर आपको 1 ओम से कम प्रतिरोध मापने के लिए सबसे अच्छा, सबसे एक्यूरेट रीडिंग देने वाला कोई यंत्र है तो वो क्या है, केल्विन डबल ब्रिज, ये याद रखना है आपको। फिर निम्न प्रतिरोध मापने के लिए जो है ओम मीटर का भी उपयोग किया जाता है, ओम मीटर का यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बहुत बेटर रीडिंग मेजर कर सकता है तो वो क्या है, केल्विन डबल ब्रिज। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद मध्यम प्रतिरोध यानी मीडियम प्रतिरोध, इसकी रेंज कितनी होती है, रेंज आपको याद रखना है 1 ओम से लेके 1 लाख ओम तक के मेजर कर सकता है। 1 लाख ओम, ये याद रखना है, 1 ओम से 1 लाख। ठीक है, 1 ओम से 1 लाख ओम तक के मेजर कर सकता है। ठीक है, तो जब भी हम बात करते हैं मध्यम प्रतिरोध मेजरमेंट करने के लिए कौन कौन से विधि का उपयोग होता है, एम्पियर वोल्ट मीटर, ये सिंपली ये आपको पता ही होगा। तो यदि मान लो 1 ओम से 1 लाख ओम तक की बीच की रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो सम एग्जांपल, जैसे मान लो कोई वायर है, कोई कंडक्टर है, बहुत लंबी दूरी का कंडक्टर है, और मतलब ये है कि 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूरी का कंडक्टर है, और वहाँ का रेजिस्टेंस 1 ओम से अधिक ही होगा, और वहाँ का रेजिस्टेंस मेजर करना है तो सीधी सी क्या है, वोल्ट मीटर अमीटर। या फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध मेजर कर, फील्ड वाइंडिंग होती है, ठीक है, जैसे जनरेटर या मोटर या फील्ड वाइंडिंग होती है तो वहाँ पे फील्ड वाइंडिंग, या ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का रेजिस्टेंस मेजरमेंट करना है तो यही मेथड का उपयोग करेंगे। वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ध्यान रखना है, वाइंडिंग 1 ओम से अधिक जो रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, वाइंडिंग का रेजिस्टेंस मेजर करना है तो ये याद रखना है आपको, क्या, वोल्ट मीटर और एम्पियर, वोल्ट मीटर को पैरेलल में, एम्पियर मीटर को सीरीज में कनेक्ट कर देना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मध्यम प्रतिरोध मापने के लिए वीटी स्टोन बहुत ही सेतु, ठीक है, इसमें क्या होगा, पॉइंटर जो है 0 इंडिकेट करेगा, यानी जी संतुलन की स्थिति में 0 में आ जाएगा, तो समझ जाना कि क्या है, ये वीटी स्टोन ब्रिज है। ठीक है, P/Q/R/S इसका फार्मूला होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं
तीसरी जो विधि होती है इसकी तीसरी क्या है, प्रतिस्थापन विधि, ये याद रखना है। प्रतिस्थापन विधि का भी सहारा ले सकते हैं, ठीक है। और ओम मीटर यहाँ दोनों में आ जाता है। ओम मीटर इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। तो याद रखना है कि मध्यम मान को भी मापता है, निम्न मान को भी, दोनों मान को मापने के लिए सक्षम होता है वोल्टमीटर, ठीक है। क्या, ओम मीटर। ये चीज़ आपको याद रखना है, दोनों के लिए सक्सेस है। फिर उसके बाद ध्यान रखना है कि उच्च प्रतिरोध यानी इंसुलेशन प्रतिरोध, ठीक है। इसका मान जो होगा वो 1,00,000 ओम से अधिक, मतलब मेगा ओम में इसका मान चले जाता है। और ये मेगा ओम में मान अगर किसी बात की करते हैं तो जिस भी मेगा ओम में जिसका भी मान होता है वो बहुत ही मतलब एक ही रजिस्टिव, वो तो हाई रजिस्टिव मटेरियल होता है। हाई रजिस्टिव मतलब होता है इंसुलेशन रजिस्टेंस। तो आवेश हानि विधि का उपयोग कर सकते हैं आप, मेगर का उपयोग कर सकते हैं आप, या उच्च प्रतिरोध वोल्टमीटर विधि या प्राइस की रक्षक विधि का उपयोग कर सकते हैं आप, ठीक है। प्राइस की रक्षक विधि का मेगर सबसे बहुत ही आवेश हानि, और ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। उच्च प्रतिरोध 1,00,000 ओम से अधिक, याद रखना है 1,00,000 ओम से अधिक, 10⁵ ओम से अधिक, है ना। 10⁵ की पावर मतलब समझ जाना कि 1,00,000 है। 10⁶ की पावर मतलब होता है मेगा, 10⁹ की पावर मतलब गीगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम जब भी ब्रिज की बात करते हैं, एसी ब्रिज जो है वो क्या क्या मेजर कर, स्व प्रेरण मतलब इंडक्टेंस मापने के लिए, कैपेसिटेंस मापने के लिए, और अन्योन प्रेरकत्व यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस मापने के लिए 3 प्रकार के, मतलब ये है कि इसको एसी ब्रिज को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो यदि हम जब भी अगर बात करते हैं एसी ब्रिज तो होता है मतलब स्व प्रेरण यानी इंडक्टेंस एल का मान मेजरमेंट करना है, इसमें सी का मान मेजर करना है, इसका एम का मान, म्यूचुअल इंडक्टेंस का मान मेजर करना है, एल सी और एम का मान मेजर करना है। तो इंडक्टेंस आप जनरली आप जानते हो कि इंडक्टेंस क्या होता है। तो धारा में परिवर्तन का विरोध करने वाले गुण को क्या बोला जाता है, इंडक्टेंस। क्या बोला जाता है, इंडक्टेंस। धारा में जो भी परिवर्तन होता है, तो एसी में होता है धारा में परिवर्तन, डीसी में तो धारा में परिवर्तन कोई होता ही नहीं, तो उसमें कोई इंडक्टेंस की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे एसी ब्रिज का उपयोग नहीं करेंगे। ये चीज़ आपको याद रखना है। जब भी हम बात करते हैं तो इंडक्टेंस मापने के लिए जो होता है वो मैक्सवेल ब्रिज का यूज करेंगे, मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज का यूज करेंगे, हे ब्रिज और ओवन ब्रिज और एंडरसन। अब यहाँ पे सबसे बात करते हैं लो निम्न मान के इंडक्टेंस, सबसे कम इंडक्टेंस मेजरमेंट करने हैं तो एंडरसन ब्रिज लगा के आ जाना है आपको। सबसे कम इंडक्टेंस मेजरमेंट करता है, बहुत ही कम इंडक्टेंस को मेजर कर सकता है, ठीक है। ये याद रखना है। अगर मध्यम मान के इंडक्टेंस मेजर करना है, मध्यम मान की बात करता है तो मैक्सवेल मतलब मीडियम, ठीक है। मैक्सवेल आपने नाम ही सुने हो, खिलाड़ियों का नाम रहता है, ठीक है। क्रिकेट खिलाड़ियों का नाम ही उसी के नाम से याद रखते हुए मैक्सवेल ब्रिज, और मैक्सवेल जो है मीडियम इंडक्टेंस मेजर करेगा। और ए मतलब होता है एंडरसन ए मतलब होता है निम्न मान के, ठीक है। ओवन भी ये भी निम्न मान के याद रखना है। और उसके बाद याद रखना है जो हाई, एच से हाई हो जाता है और हाई मान का इंडक्टेंस मेजरमेंट कौन करता है तो हे ब्रिज आपको याद रखना है। उच्च मान का इंडक्टेंस मेजरमेंट करने के लिए बनाया जाता है, उच्च मान बहुत ही ज़्यादा मान की इंडक्टेंस मेजर, और निम्न मान तो एंडरसन है, और मीडियम मान अगर बात करता है तो क्या होगा, मैक्सवेल ब्रिज, ठीक है। फिर उसके बाद कैपेसिटेंस मेजर के लिए डी ब्रिज का यूज करते हैं, RLC ब्रिज का यूज करते हैं, और वेन ब्रिज और शेयरिंग ब्रिज ध्यान रखना है ना। ये चारों प्रकार के ब्रिज, डी ब्रिज, RLC ब्रिज, वेन ब्रिज और शेयरिंग ब्रिज। यदि पारस्परिक इंडक्टेंस मेजर करना है तो हेवी साइड ब्रिज का यूज करेंगे, हेवी साइड कैंपवेल का यूज करेंगे, या इक्वल रेशो ब्रिज का यूज करेंगे। याद रखना है हेवी साइड ब्रिज का यूज करेंगे, हेवी साइड याद रखना है, हेवी साइड कैंपवेल याद रखना है, और इक्वल रेशो ब्रिज का उपयोग कर सकते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। आई होप कि आपको पूरा जितने भी इंस्ट्रूमेंट के से रिलेटेड की पॉइंट है मतलब आपको समझ आ गए हो। फिर हम नेक्स्ट की पॉइंट के साथ लेके आएंगे, इंपॉर्टेंट की पॉइंट आपको सबसे मेन फैक्ट के साथ बताएंगे। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।